Hello students, myself Vishesh Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in government college. इन दिनों में हम स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं और ये हमारा 21st वीडियो है। इसमें भी हमेशा की तरह अपन 10 MCQ देखेंगे। चलिए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन 5 जो आपसे पूछेगा वो ये है, द टर्म फंड एज यूज्ड इन फंड फ्लो स्टेटमेंट मीन्स कैश, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल। देखिए, जब आप फंड फ्लो वाला टॉपिक तैयार करते हैं ना, तो आप फंड किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि फंड फ्लो में एक तरफ अपन सोर्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ से पैसा आया और कहाँ कहाँ से हमारा पैसा एप्लीकेशन में हुआ, यानी कहाँ यूटिलाइज हुआ। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं, 10 लाख रुपए आपके पास डिफरेंट सोर्सेज से आया और 8 लाख रुपए आपने डिफरेंट जगह पे उसे अप्लाई किया, ठीक है। तो इसका मतलब है बाकी 2 लाख रुपए जो है वो है आपका इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। बाकी पैसा आपका वर्किंग कैपिटल में लग गया। दैट इज फंड फ्लो एनालिसिस में जो बेसिकली देखा जाता है ना, वो ये देखा जाता है कि वर्किंग कैपिटल में चेंजेस क्या आए। जैसे जब आप कैश फ्लो की बात करते हैं तो वो आपका जो पर्पस होता है वो होता है कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंतर को समझना। बात समझिएगा, कैश फ्लो में आप जो अंतर समझना चाहते हैं, जो डिफरेंस समझना चाहते हैं, वो है कैश और कैश इक्विवेलेंट में। जबकि जब फंड फ्लो में आप स्टडी करते हैं तो आप ये समझना चाहते हैं कि वर्किंग कैपिटल में कितना बदलाव आया, ठीक है। एक और बात बताता हूँ, आप कभी फंड फ्लो पढ़ेंगे तो आपको पहली चीज़ ये पढ़ाई जाती है कि फंड फ्लो तब होता है जब एक आइटम करंट हो और एक आइटम नॉन करंट हो। यानी एक आइटम मान लीजिए करंट एसेट्स है तो दूसरी तरफ नॉन करंट आइटम हो, इसी तरफ एक आइटम करंट लायबिलिटी हो तो दूसरी तरफ नॉन करंट आइटम हो, तब जाके आपका फंड फ्लो होता है। और इसका पर्पस यही है क्योंकि एक आइटम करंट या एक आइटम करंट होगी, दूसरी आइटम नॉन करंट होगी, तभी आपकी वर्किंग कैपिटल डिस्टर्ब होगी। इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि फंड फ्लो एनालिसिस में जो फंड वर्ड है उसका मतलब है वर्किंग कैपिटल, ठीक है सर। नेक्स्ट, ठीक है। आप अगर ये सोच रहे हैं, अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं, आप ये सोच रहे हैं कि 5वें के बाद 18वां क्वेश्चन आ रहा है तो बीच के क्वेश्चन कहाँ गए, तो मैं आपको बता दूं कि टोटल जो हमारी PDF है उसके अंदर 150 क्वेश्चन हुआ करते हैं और उसमें से मैं केवल 10 क्वेश्चन छांटे हैं और उन 10 क्वेश्चनों को मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी सारे आपको मिल जाएंगे हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं बीच में एक मार्केटिंग क्लिप चलाऊंगा तो आप समझ जाइएगा उधर देख के। क्वेश्चन 18 है, हाउ मेनी अकाउंट्स डज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट। व्यापार लेन देन कितने खातों को प्रभावित करता है। अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बट मैं नहीं चाहता कि कुछ बच्चे जो सिली मिस्टेक करते हैं वो सिली मिस्टेक करें। उनके दिमाग में क्या होता है कि है ना, दोहरा लेखा पद्धति है, हमारा डबल एंट्री सिस्टम होता है, तो हर एंट्री से हमारे 2 खाते प्रभावित होते हैं। वो 2 खाते प्रभावित होते ही लिख देंगे सी आंसर, ओनली 2। देखिए ओनली 2 और यहाँ पे वर्ड है एटलीस्ट 2। देखिए जब कोई ट्रांजैक्शन होता है ना तो 2 खाते कम से कम प्रभावित होते हैं, 2 से ज़्यादा खाते भी प्रभावित हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक व्यापारी ने 500 रुपये का माल और 300 रुपये कैश पर्सनल यूज़ के लिए निकाले। मान लीजिए ऐसे आपने बहुत सारे ट्रांजैक्शन देख रखे हैं, तो उसने 500 रुपये विड्रॉ किया माल और 300 रुपये का कैश विड्रॉ किया। तो अपन एंट्री क्या करते हैं, ड्राइंग DI करते हैं। टू नीचे आएगा परचेज और नीचे आएगा कैश। एंट्री बनती है ड्राइंग टू परचेज टू कैश। तो क्या देखा आपने, इसमें 3 खाते प्रभावित हुए। GST वाली एंट्री में 4-4, 5-5 खाते भी प्रभावित होते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि हर जनरल एंट्री से कम 2 खाते प्रभावित होते हैं, 2 से ज़्यादा खाते प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए आप इसका आंसर होगा एटलीस्ट 2, कि एक ट्रांजेक्शन से कम 2 खाते प्रभावित होते हैं, फिर 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद दोज ऑफ द लिस्ट 2 एंड इंडिकेट द करेंट कोड ऑफ द फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, आपको सही कोड बताना है। एक तरफ लिखा हुआ है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो, इनके नाम हिंदी में भी लिखे हुए हैं। और ये किस कैटेगरी में आते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो आपके जितने भी टर्नओवर रेशियोज होते हैं जो आपके टर्नओवर को दिखाते हैं या टर्नओवर पे बेस्ड होते हैं, यानी आपके सेल्स पे बेस्ड होते हैं, वो होते हैं आपके एक्टिविटी रेशियो। तो आपका जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो है दैट इज एक्टिविटी रेशियो। तो अभी जो मैंने मिलान किया है, ए का मिलान किया है मैंने 3 के साथ, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी रेशियो होता है कि आपके असेट्स के अंदर प्रॉपराइटर्स फंड कितना है, दैट इज जितने आपके असेट्स हैं उसके कंपैरिजन में प्रॉपराइटर्स फंड यानी शेयर होल्डर्स फंड कितना है। तो ये आपकी सॉल्वेंसी को बताने में, जताने में मदद करता है। जितना प्रॉपर्टी रेशियो अच्छा होता है अच्छी बात होता है, मतलब उसकी उतनी ही आपकी कहें सॉल्वेंसी रेशियो स्ट्रांग होती है।
तो प्रॉपर्टी रेशो जो होता है वो सॉल्वेंसी रेशो होता है, कहीं ना कहीं आपकी रीपेमेंट क्षमता को दर्शाता है। तो आपका ये जो बी है, बी के साथ फर्स्ट लगेगा। उसके बाद है ऑपरेटिंग रेशो। तो ऑपरेटिंग रेशो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को बताता है कि जैसे ऑपरेटिंग रेशो 80% है, तो इसका मतलब है कि 100 रुपये की सेल पे आपका 80 रुपये खर्चा हो रहा है। तो ऑपरेटिंग रेशो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को बताता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो से संबंधित है। और ये तो आप जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों में आपको सारे नहीं भी आते, 4 में से 3 आते हैं या 4 में से 2 भी आते हैं, तो काफ़ी हद तक आप क्वेश्चन के सही आंसर के नज़दीक पहुंच जाते हैं। और जो एसिड टेस्ट रेशो होता है, अम्ल परख अनुपात होता है, वो आपकी लिक्विडिटी टेस्टिंग करता है। वो आपकी करंट या कहें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट करता है। तो आपका जो डी है वो डी जाके सेकंड से मिलान होगा। तो अब मैं ढूंढूंगा ऐसी जगह जहाँ A3 से मिलान होता हो, तो A3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसके अलावा B के साथ मुझे 1 चाहिए, तो B के साथ मुझे 1 यहाँ मिलेगा। तो A3 हो गया, B1 हो गया, C4 हो गया और D2 हो गया। बिल्कुल मेरे को C आंसर इसका लग रहा है, तो इसका आंसर C होगा। यस, 1 2 3 4 में 3 आंसर है। तो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में सारे नहीं भी मिलते हो तो 1 या 2 मिला लें, उससे भी आपको काफ़ी आइडिया लग जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्स लिमिटेड इन्वेस्टेड, यहाँ इन्वाइटेड वर्ड है। एक्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, ₹20 were payable along with the application. Application were received for 25,000 share, out of which no shares were allotted to the applicant for 5,000 shares. तो ठीक है, हमारे पास 25,000 एप्लीकेशंस आ गए, उसमें से 5,000 को हमने बिल्कुल शेयर्स अलॉट नहीं किए और जो बाकी के शेयर्स थे वो हमने प्रो राटा बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी, वेल, आपका जो ये पूछ रहा है कि बताओ एप्लीकेशन अकाउंट से अलॉटमेंट अकाउंट में जो एक्सेस ट्रांसफर होता है वो कितना होता है। देखिए क्वेश्चन आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो है ट्रेडिशनल एंट्री वाला तरीका, जिसमें अपन पहली एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इसमें तो आपका जितना पैसा आएगा वो लिखेंगे। और दूसरी एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि मेनली तो पैसा कैपिटल में जाता है। जो पैसा अपन रिटर्न कर देते हैं, रिफंड कर देते हैं, उसके लिए बैंक आता है। और जो पैसा अगर अपन प्रो राटा क्वेश्चन को चलाते हैं, प्रो राटा प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करते हैं, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अमाउंट भर भर के भी आप इसको समझ सकते हैं। और अगर आपके मैथमेटिकली ईजी है, जैसे आपके पास इस क्वेश्चन में 25,000 एप्लीकेशंस आए, ठीक है सर, इसमें से आपने 5,000 को आपने रिजेक्ट कर दिया और उनकी एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दी। तो अब आपके पास 20,000 एप्लीकेशन बचे। तो 20,000 में से 10,000 लोगों से तो आपके पास पैसे लेने ही थे और 10,000 लोगों के पैसे आपके पास एक्स्ट्रा में आ गए। ठीक है, एक्सेस मनी आ गई। ठीक है, 10,000 एप्लीकेशंस की, और एप्लीकेशन मनी कितनी थी? 20 रुपये। तो 10,000 इंटू 20 सिंपली 2 लाख रुपये आ जाएगा। तो आप एंट्री बना लीजिए, एंट्री बना के अमाउंट भर लो, या डायरेक्ट आप समझ लो कि कितना एक्सेस पड़ा है। हमारे पास चूंकि 10,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई हैं, तो उनका जो पैसा आया हुआ था उनके साथ वो हमारे पास पड़ा है। तो 2 लाख रुपए हमारे पास इन एक्सेस पड़ा है। तो इसका आंसर सी रहने वाला है। ठीक है सर। क्वेश्चन कहता है, एज पर द फैक्ट्री एक्ट, इफ अ वर्कर वर्क्स मोर देन डैश डैश आवर्स इन अ डे, ही विल बी गिवन डबल रेट देन फॉर दोज आवर्स ऑफ, इफ अ वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन डैश डैश आवर्स इन अ वीक, ही विल बी गिवन डबल रेट देन फॉर दोज आवर्स विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू वर्कर। देखिए ये आपका कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, और कॉस्टिंग के अंदर जब आप लेबर कंट्रोल पढ़ते हैं तो लेबर कंट्रोल में कभी कभी अपने को ओवर टाइम देना पड़ता है। ठीक है, हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे पास जो वर्कर काम करते हैं, हम उनको ओवर टाइम देते हैं। तो वो कब है? रूल क्या कहता है कि अगर कोई बंदा एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम करता है, ध्यान दीजिएगा, एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम करता है, मान लीजिए वो 10 घंटे काम करता है, तो वो जो 10वां घंटा काम करेगा, 10th आवर वो काम करेगा, उसके लिए डबल रेट से पेमेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर उसने 11 घंटे काम किया तो 9 घंटे तो नॉर्मल रेट से पेमेंट होगा, और जो ऊपर के 2 घंटे हैं उसके लिए वो उसको ओवर टाइम से पेमेंट होगा। ठीक है, अब इसी तरह से एक ऐसा रूल है कि अगर एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते में अगर कोई बंदा 48 घंटे काम करेगा तो उसे नॉर्मल रेट से पेमेंट किया जाएगा, और अगर 48 घंटे से ज़्यादा वो काम करेगा तो उसे ओवर टाइम में गिना जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि एक बंदे ने 55 घंटे काम किया पूरे हफ्ते में, अलग अलग दिनों पे जोड़ के उसने 55 आवर्स काम किया, तो 48 आवर्स तक तो उसका नॉर्मल पेमेंट होगा, और जो 7 आवर्स हैं उसके लिए उसका डबल रेट से पेमेंट होगा। और
यहाँ पे क्या है कि उसका डेली कैलकुलेशन भी होगा, वीकली कैलकुलेशन भी होगा, और दोनों में से जिस कैलकुलेशन से उसका ज़्यादा वेजेस आता है वो ज़्यादा वेजेस ऑप्ट कर सकता है। ये सब कारखाना अधिनियम में लिखा हुआ है। तो एक दिन में कंपेयर कर रहे हो तो 9 घंटे देखो, और एक हफ्ते में देख रहे हो तो 48 घंटे देखो। ठीक है, तो पहले जब उन्होंने बात शुरू करी तो उन्होंने बोला यदि कोई श्रमिक एक दिन में तो 9 घंटे, और अगर एक हफ्ते की बात करें तो 48 घंटे। तो इसका आंसर बी रहने वाला है। इससे ज़्यादा वो काम करेगा तो वो बोनस नहीं, ओवर टाइम का अधिकारी होगा। बोनस तो तब मिलता है जब वो एफिशिएंसी से काम करता है और अपनी फैक्ट्री का समय बचाता है। जब वो टाइम अलाउड से कम समय में काम कर लेता है तब तो उसे बोनस मिलता है, जिसे एफिशिएंसी बोनस बोलते हैं। और ओवर टाइम मिलता है जब आप ज़्यादा स्टे करते हो, ज़्यादा फैक्ट्री में काम करते हो तो आपको ओवर टाइम मिलता है। तो स्टूडेंट, आप जो इस वीडियो में क्वेश्चन देख रहे हैं वो मैंने इस पीडीएफ से लिए हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है। मैं जस्ट इसके बारे में कुछ बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये सैम्पल पेपर है, तो इसके अंदर 150 क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ खास बातें, क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। हर 5 क्वेश्चन के बाद हमने आंसर्स दे रखे हैं। क्वेश्चंस का जो लेवल है उसमें सिंपल, एवरेज, हाई और सुपर हाई हर तरह के क्वेश्चन रखे हैं। पूरा सिलेबस कवर किया है, कोशिश की है कि कम से कम अशुद्धि हो या गलती कम से कम हो। और इस तरह के हमने 50 सैम्पल पेपर्स बनाए हैं। जैसे ये एक है, ऐसे टोटल 50 सैम्पल पेपर्स हैं। तो अगर मैं आपको इन शॉर्ट एक समरी बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं आपको, जस्ट अ मिनट, कि आपके पास 50 पेपर आएंगे। ठीक है, यू हैव 50 पेपर्स, और हर पेपर के अंदर आपके पास 150 MCQ होंगे। ठीक है, तो टोटल आपके पास 7500 MCQ होंगे। मतलब ये तैयारी के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक, इतने MCQ आप तैयार करेंगे तो डेफिनेट आपकी बहुत एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। और ये मात्र सारा का सारा मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। ठीक है, यानी एक सैम्पल पेपर की कॉस्ट 5 रुपये हुई। ये जस्ट यही है कि प्रमोशनल है, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस ऑनलाइन की दुनिया में आऊँ, तो इसलिए बनाया है। ठीक है, तो बहुत ही रीजनेबल या नॉमिनल रेट रखी है। ठीक है, एक और बात कि आपको करना क्या पड़ेगा इसके लिए सबसे पहले आपको कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, उस ऐप के अंदर ही आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ये सारी फाइल्स जो हैं वहाँ पे 6 सैम्पल पेपर तो बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। तो अगर आप एक चेक भी करना चाहेंगे क्या कंटेंट है, किस तरह का कंटेंट है, तो आप सिंपली कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करके वहाँ सिंपली जो 6 पेपर फ्रीली हैं, और ऐप भी फ्री में डाउनलोड होता है, वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको अच्छे लगे वो, तो फिर आप पेपर बाय करने का डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, वन मोर थिंग, इसके अंदर जैसे क्वेश्चन मैंने बताया कि सब्जेक्ट के तो हैं ही हैं, तो 120 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट के हैं, और उसके बाद जो लास्ट के आपके 30 क्वेश्चन होते हैं वो साइकोलॉजी के भी कवर किए हैं, और उनके भी हिंदी इंग्लिश दोनों तरह से है। और इसी तरह से यानी पूरा पेपर डिज़ाइन किया है जैसा होना चाहिए। चलिए सर, अभी 5 क्वेश्चन और हैं, उनको अभी और देख लेते हैं। 52nd क्वेश्चन पे आपको पूछेगा, इन केस ऑफ प्रोजेक्ट्स विद द डिफरेंट कैश आउटले डैश डैश इज मोर यूजफुल। भिन्न भिन्न नकद बहिर्वाह वाली परियोजनाओं के मामले में अधिक उपयोगी है। ट्रेडिशनल मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, नन ऑफ दीज। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपका जो ए प्रोजेक्ट है उसमें जो आपका कैश आउटफ्लो है वो है 10,000 रुपया, और आपका जो कैश इनफ्लो है मान लीजिए वो है 12,000 रुपया। ठीक है, वहीं जो दूसरा प्रोजेक्ट है जिसको नाम बी प्रोजेक्ट है, उसमें आपका कैश आउटफ्लो है 20,000 का। ठीक है, और आपका जो कैश इनफ्लो होगा टोटल ड्यूरिंग द ईयर वो है 23,000 का। अगर मोटे तौर पे सोचें, ठीक है, अभी मैं इसमें प्रेजेंट वैल्यू का नहीं बता रहा, मोटे तौर पे देखें तो इसमें आपका 3,000 रुपये का पॉजिटिव NPV आ रहा है। ठीक है, और इधर अगर आप देखें तो 10 के मुकाबले 12,000 आ रहा है, 2,000 रुपये। प्राइमा फेसी हम NPV मेथड में बात करें तो हम ऐसे मेथड को सिलेक्ट करते हैं जिसका NPV हायर हो, जिसका ज़्यादा NPV हो। लेकिन आप ये भी देखिए कि इसमें जो आपका कैश आउटफ्लो है वो 10,000 है, और इसमें आपका कंपैरेटिवली कैश आउटफ्लो ज़्यादा है। तो इसमें क्या होता है, यानी यहाँ 10 है और यहाँ 20 है, यानी दोनों में डिफर है। तो आप देखिए एक रेशो बनाइए, जैसे यहाँ पे 23,000 आ रहा है 20,000 लगाने पर। ठीक है, तो यहाँ हुआ 1.15, यानी 1 रुपये के मुकाबले 1 रुपये 15 पैसे आ रहा है। और यहाँ आप देखिए 12,000 रुपये आ रहा है 10,000 लगाकर, तो यहाँ आपका है 1.20, यहाँ 1.20 है और यहाँ 1.15 है। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात देखें तो ये वाला प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा है। तो वैसे जनरली ये कहा जाता है कि जहाँ डिफरेंट कैश आउटफ्लो हो
जहाँ डिफरेंट डिफरेंट कैश आउटफ्लो हो और हमारे पास इतने भंडार ना हो, हमारे पास बहुत ज़्यादा कैश फ्लो अवेलेबल या रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो, हमें राशनिंग करनी हो, तो वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड अच्छा होता है। तो मैं इस पे आ रहा हूँ कि अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के आउटफ्लो वाले प्रोजेक्ट हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें प्रोपोर्शनेट देखा जाता है कि 1 रुपया लगाएंगे तो 1 रुपया 15 पैसा मिलेगा और इसमें 1 रुपया लगाएंगे तो 1 रुपया 20 पैसा मिलेगा। तो जिसमें 1 रुपये के कंपेयर में ज़्यादा पैसा मिलता है हम उसे सेलेक्ट करते हैं। तो लाभदायकता सूचकांक विधि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड विल बी सूटेबल इन डिफरेंट कैश आउटफ्लो सिनेरियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सृष्टि, नित्या एंड आनंद वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3-4-5। तो 3 पार्टनर थे। सृष्टि रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म सेलिंग हर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टू नित्या एंड आनंद इन द रेशियो ऑफ 2:1। इसमें से सृष्टि चली गई और उसने अपना शेयर जो है वो नित्या और आनंद को दे दिया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन नित्या एंड आनंद। देखिए क्वेश्चन ट्रेडिशनली पारंपरिक तौर पे जैसा होता है मैं वैसे ही करूंगा, लेकिन कभी कभी किस्मत से आसान क्वेश्चन भी बैठ जाता है। कैसे? जैसे देखो, ये सृष्टि है, ये नित्या है और ये आनंद है। ठीक है, इनका आपस में रेशियो क्या है? 3, 4 और 5। अब क्या हुआ, इसमें से सृष्टि चली गई तो सृष्टि कितना रुपया देके गई? इसे सही बोले तो ये कहें 3/12। सृष्टि ने सेक्रीफाइस किया 3/12, या सृष्टि 3 पॉइंट छोड़ के चली गई। उसने अपने पॉइंट किसको दिए? उसने अपने पॉइंट नित्या को दिए और आनंद को दिए। नित्या को दिए उसने 2 पॉइंट और आनंद को दिए उसने 1 पॉइंट। तो समझ में आता है कि इसके बाद 3 पॉइंट थे। हालांकि ऐसा जनरली नहीं होता, बट कभी कभी हो जाता है, तो आपको देखने में बड़ा आसान रहेगा। बिना ज़्यादा कैलकुलेशन विदिन अ सेकंड आप निकाल सकते हो कि सृष्टि के पास 3 पॉइंट थे, उसमें 2 पॉइंट उसने नित्या को दे दिए, 1 पॉइंट उसने आनंद को दे दिया। तो नित्या के पास हो गए 6, आनंद के पास हो गए 6, आपस में इनका रेशियो रहेगा 1:1। तो इस क्वेश्चन का जो न्यू रेशियो बनेगा वो बनेगा C, 1:1। बाय द वे ये क्वेश्चन सही मायने में कैसा होना चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप। तो देखो नित्या का जो शेयर था वो था 4/12 पहले, प्लस उसे सृष्टि से मिलेगा। ठीक है, सृष्टि से कितना मिलेगा? सृष्टि के पास जो 3/12 था, सृष्टि के पास जो 3/12 था, इसमें से इसका 2/12, उसका 2/3 आराम से। सृष्टि के पास जो 3/12 था, इसका 2/3 उसने दे दिया। तो अगर इसको देखोगे तो इसे 2/12 मिला है। ठीक है, और अगर अपन बात करें किसकी, अपन बात करें आनंद की, तो आनंद के पास पहले से ही 5/12 था, और 5/12 था प्लस इसे कुछ ना कुछ मिलेगा। कितना मिलेगा? 3/12 का 1/3। ठीक है, 2/3 1/3 कहाँ से आया? क्योंकि वो जाते समय 2:1 में देके गई। तो पहले को इसने दिया 2/3 और दूसरे को इसने दिया 1/3। ठीक है, तो जितना उसके पास था, उसके पास 3/12 था, तो 3/12 का 2/3 और 3/12 का 1/3। ठीक है, तो इसको 1/12 मिला। ठीक है, तो यहाँ हो गया 6/12। तो यहाँ पे भी 6/12 और यहाँ पे भी 6/12। तो आप ट्रेडिशनली तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना चाहिए कि आप ओल्ड रेशियो के अंदर जो आपने गेन किया है उसे आप जोड़ दीजिए। ओल्ड रेशियो और गेन रेशियो को जोड़ते ही आपका न्यू रेशियो तैयार हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन आसान से भी सेट हो जाता है। तो जस्ट मैंने उसको बताने के लिए बताया कि कई बार देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए, retiring partner's capital account is showing 2,01,000 rupee credit. He took investment at rupee 58,000. He also took 20% of the debtors at the book value. The amount transferred to his loan account is 123,000. What is the total book value of the debtors? एक बार के लिए आपको क्वेश्चन देख के लगेगा कि क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ऊपर कैपिटल पूछ रहे थे, नीचे आके पूछ रहे हैं कि डेटर्स कितने हैं। पर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको बताऊं। जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा था तो उसका हिसाब था 2,01,000 रुपये का। ठीक है, और 2,01,000 में से उसने इन्वेस्टमेंट को लिया और डेटर्स को लिया। इन्वेस्टमेंट और डेटर्स को लेने के बाद जो पैसा बचा वो बचा 1,23,000 रुपया। ठीक है, आराम सुनना, 2,01,000 रुपया उसका टोटल बनता था। लेकिन बाद में उसका जो देना अब हमें है वो है 23,000। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने 78,000 का सेटलमेंट कर दिया। 2,01,000 से अपन ने 1,23,000 पे आ गए। इसका मतलब है अपन ने 78,000 का हिसाब किताब कर दिया। आउट ऑफ दैट उसमें से उसने 58,000 रुपये के तो इन्वेस्टमेंट लिए हैं। इतने तो उसने इन्वेस्टमेंट लिए हैं
और बाकी इसका मतलब है उसने डेटर्स लिए हैं, बाकी उसने डेटर्स लिए हैं। अब आ जाओ इस बात पे कि जो उसने डेटर्स लिए हैं वो टोटल डेटर का 20% को रिप्रेजेंट करते हैं, वो टोटल डेटर के 20% को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब हमारे जो टोटल डेटर हैं वो 1 लाख रुपए रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए आएगा। तो कहानी क्या बनी कि एक डेटर रिटायर हो रहा था तो उसने कहा मेरा हिसाब कर दो। तो हमने थोड़े बहुत तो उसको इन्वेस्टमेंट पकड़ा दिए और थोड़े बहुत हमने कहा कि आप डेटर से पैसे वसूल कर लेना। तो हमने उसको 58,000 के तो इन्वेस्टमेंट दे दिए और 20,000 हमने कहा तू डेटर से वसूल कर लेना। और वैसे हमारे जो ओरिजिनल डेटर रहे होंगे वो 1 लाख रुपए रहे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है बट एनीवेज आप समझ जाओगे, आप तो होशियार बच्चे हो। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ मशीन 50,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 15,000, मशीन सोल्ड फॉर ₹40,000, ब्रोकर्स कमीशन ऑन सेल वाज 2,000 एंड मशीन रिमूवल एक्सपेंसेस 1,000। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीन। तो एक मशीन के बारे में बहुत सारी सूचनाएं दे रखी है और ये आपका देखना चाहते हैं कि अकाउंटेंसी वाला दिमाग कितना है कि आप बता पाएं कि मशीन पे हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। देखिए बेसिकली मशीन 50,000 की थी, ये मशीन की बेसिक कॉस्ट थी, उसको आप काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हो। 15,000 रुपये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो होता है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बताता है कि इतना डेप्रिसिएशन आप लगा चुके हो। अब आपके पास 35,000 रुपये बचा है, इसे हम कहेंगे बुक वैल्यू। ठीक है, अब दूसरी तरफ हमने जब मशीन को बेचा तो आपने मशीन को 40,000 में बेचा। ठीक है, चाहे सौदा ब्रोकर ने करवाया होगा इसलिए उसने कहा 2,000 तो मैं लूँगा। और जब आप मशीन को देने लगे तो मशीन को हटाना पड़ा और हटाना पड़ा तो आपके 1,000 रुपये और लग गए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपको मशीन से नेट जो मिला है वो 37,000 मिला है। मोटे तौर पे देखा जाए तो 40 मिला है, लेकिन ब्रोकर का कमीशन हटाएं और उसको हटाने के जो खर्चे हैं उसे हटाएं तो आपको 37,000 मिला। फिर भी 35,000 के मुकाबले में आपको 37,000 मिला है तो आप 2,000 के प्रॉफिट में गए हो। तो इसने पूछा था कि मशीन की बिक्री पे हानि है लाभ है, तो पहली बात तो लाभ है और 2,000 का लाभ है। तो सी ऑप्शन में जो आ रहा है आपका 2,000 का लाभ आ रहा है, तो सी 2,000 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखें तो वहाँ कहता है आउटस्टैंडिंग सैलरी इन द बिगिनिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2021 2500 रुपया, आउटस्टैंडिंग सैलरी एज ऑन 31 मार्च 2022 5,000 रुपया, सैलरी चार्ज टू P&L 30,000 ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट ऑफ सैलरी पेड इन कैश। ठीक है, देखिए जनरली क्या होता है, जो लोग पढ़ाई करके जाते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, पर जो लोग थोड़ा बहुत रट के चले जाते हैं, रोट लर्निंग करते हैं, वो क्या करते हैं कि सर हमने सुना है कि जो आउटस्टैंडिंग एंड में होता है ना उसको तो प्लस करना होता है और जो आउटस्टैंडिंग शुरू में होता है ना बिगिनिंग में उसे माइनस करना होता है। उनका दिमाग में फिक्स होता है, ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट पे नहीं जाते, तो वो सोचते हैं आउटस्टैंडिंग एंड में होगा तो प्लस होगा और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में होगा तो माइनस में होगा। हो सकता है कभी आपने मेरे मुंह से भी ऐसा सुना हो। वो तब होता है जब आपको सपोज कीजिए कि सैलरी पेड का फिगर गिवन है, सैलरी पेड का फिगर गिवन है और P&L में कितना जाएगा वो अपने को पता करना हो। अगर अपने को P&L वाला फिगर डिटरमिन करना है तो इसका रास्ता यही होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखिए क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया, क्योंकि आपका P&L में कितना गया, सपोज कीजिए इस क्वेश्चन में सपोज तो क्या सामने लिखा हुआ ही है कि आपका P&L में 30 आ गया, तो आपको P&L वाला अमाउंट तो दे रखा है और जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड है वो आपका 5,000 रुपये है और आपका आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है वो आपका 2,500 रुपये दे रखा है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, वैसे जनरली ये वाला फिगर मिसिंग होता है बट इसमें इन्होंने ये वाला क्वेश्चन तो दे रखा है और ये वाला फिगर मिसिंग है। तो आप इसको बाय एक्स मान के सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसा इक्वेशन क्रिएट हो गया कि एक्स में आपको 5,000 तो जोड़ना है, ठीक है, और 2,500 आपको लेस करना है और तब जाके आपको 30,000 रुपये पे आ जाना है। ठीक है, तो ये 2,500 इधर आके प्लस हो जाएगा और ये 5,000 रुपये यहाँ आके माइनस हो जाएगा। आपका अल्टीमेट आंसर बनेगा 27,500। मैं जस्ट ये कहना चाहता था ये है सही, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर पेड अमाउंट पता है कि आपने कितना पे किया है तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपको जोड़ना है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग आपको माइनस करना है और तब आपको पता लगेगा कि P&L में कितना जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि शुरू में क्या लिखा हुआ होता है, एंड में क्या लिखा होता है। फिर हो सकता है कि आपसे एंड वाला अमाउंट पूछे और हो सकता है आपसे शुरू वाला अमाउंट पूछे। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने स्टार्टिंग फिगर को मिसिंग किया है कि कितना हमने सैलरी पे किया, तो हमने 27,500 रुपये पे किया है। तो इसका आंसर डी रहने वाला है, 27,500 इसका आंसर
रहेगा। वैसे इसको और भी तरीके से समझा जा सकता है, ये अगर आपको लगे कि सर ये तो बहुत लंबा तरीका हो गया, आप तो शॉर्ट में बता दो। तो देखो, जो हमने 30,000 रुपया सैलरी P&L में दिखाया है, उसमें 5,000 वो भी इंक्लूड है जो आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब ये पैसा तो हमने दिया ही नहीं है, ये पैसा तो हमने दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब हमने यहाँ तक देखें तो केवल 25,000 रुपये ही दिया है। अदर देन दैट हमने 2,500 रुपये पिछले साल वाला भी दिया होगा, ठीक है। तो 27,500 ऐसे शॉर्ट से भी आ सकता है अगर आपके थोड़े कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो तो। चलिए, तो होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो का यूज़फुल लगा होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।